स्टडी आईक्यू के ऑडियो मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है क्यों खास है आईपीसीसी की सिंथेसिस रिपोर्ट। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। वातावरण के जानकारों के मुताबिक ये दुनिया 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग की सीमा को पार करने की तरफ बढ़ चुकी है। ये कदम धरती के इकोसिस्टम को बेहद नुकसान पहुंचाएगा, साथ ही मानव और सभी जीवित जीवों को गहरे स्तर पर प्रभावित भी करेगा। औद्योगिक युग के बाद से पृथ्वी का तापमान पहले ही औसतन 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। इसके लिए हम मानव ही जिम्मेदार ठहरते हैं। मानव पिछले 200 सालों में करीब सभी ग्लोबल वार्मिंग के कारकों के लिए जिम्मेदार भी है और इसी संदर्भ में बीते महीने आईपीसीसी यानी कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ने अपनी सिंथेसिस रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट 195 देशों की मंजूरी के साथ हफ्ते भर चली बातचीत के बाद पेश की गई है। इस रिपोर्ट को पेश करने का समय भी बेहद रोचक है और इस रिपोर्ट को ऐसे वक्त में पेश किया गया है जब दुनिया कोविड-19 महामारी, यूक्रेन पर रूसी हमले और उसके बाद के वैश्विक ऊर्जा संकट द्वारा लाए गए प्रमुख वैश्विक उथल-पुथल का सामना कर रही है। और इसीलिए आज के इस मंथन में हम सिंथेसिस रिपोर्ट पर बारीकी से बात करेंगे, जानेंगे कि रिपोर्ट क्या कहती है, ये पिछली रिपोर्ट से किस मायने में अलग है और इसका महत्व क्या है, इसे लेकर दुनिया के सामने क्या चुनौतियां हैं और आखिर में इन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है। मगर उससे पहले आईपीसीसी यानी कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल को संक्षेप में जान लीजिए। दरअसल आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक निकाय है और ये संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक पैनल है जो जलवायु में बदलाव और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को ध्यान देता है। इस संस्था को 2007 में शांति के नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है और इसकी स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP की साझेदारी में की गई थी। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसका समर्थन भी किया। इसकी सदस्यता WMO और UN के सभी सदस्यों के लिए खुली हुई है। आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के काम में योगदान देने वाली रिपोर्ट को तैयार करता है। आपको याद होगा कि UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संधि है। UNFCCC का मकसद वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को उस स्तर पर बनाए रखना है जिससे क्लाइमेट सिस्टम में खतरनाक मानवीय नुकसान को रोका जा सके। इसके लिए आईपीसीसी समय समय पर जलवायु का आकलन करती है और दुनिया के सामने उससे जुड़ी रिपोर्ट्स भी पेश करती है। सिंथेसिस रिपोर्ट उसी की एक कड़ी भी है। अब सवाल ये है कि सिंथेसिस रिपोर्ट क्या कहती है, इसमें ऐसा क्या खास है? तो चलिए अब इसे भी जान लेते हैं। दरअसल इस रिपोर्ट में आईपीसीसी ने कहा है कि इतने बड़े पैमाने पर हो रहे पर्यावरणीय विनाश को रोकने के लिए अभी भी एक मौका है, मगर इसके लिए 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को आधा करना होगा। साथ ही 2050 तक इस उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म करना होगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर दुनिया को प्रयास करने की जरूरत होगी। सिंथेसिस रिपोर्ट उस पिछली रिपोर्टों का एक गैर तकनीकी सार है जो 2018 और 2022 के बीच जारी किया गया था। सिंथेसिस रिपोर्ट उन हो सकने वाली नीतियों और उपायों को तय करता है जो जलवायु परिवर्तन के सबसे खराब नतीजों को दूर करने के मकसद से कर सकते हैं। 2018 की आईपीसीसी रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के कई प्रभावों पर प्रकाश डाला गया था। इसमें ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करके टाला जा सकता है। इसे उदाहरण के तौर पर हम ऐसे समझते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस के ग्लोबल वार्मिंग के रहने से वैश्विक समुद्र का स्तर 10 सेंटीमीटर कम रहेगा। वहीं 2022 की रिपोर्ट में 2021 से लेकर 2040 की अवधि में धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मगर जब तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में तेजी से ठोस और लगातार कमी नहीं होती है, वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस या फिर यहाँ तक कि 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना
असंभव होगा। फिर सवाल ये भी है कि जब असंभव ही होगा तो सिंथेसिस रिपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है या उसका क्या महत्व है? असल में नई रिपोर्ट दुनिया के तापमान में बढ़ोतरी के मौजूदा असर और उसके धरती के गर्म होने की स्थिति में हो सकने वाले प्रभावों को बताती है। वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग के स्तर के कारण पूरी पृथ्वी के तकरीबन सभी इलाके पहले से ही जलवायु परिवर्तन के असर का अनुभव कर रहे हैं। ये गर्मी की लहरों के कारण होने वाली मौतों में बढ़ोतरी, भोजन और पानी की सुरक्षा में कमी और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान, भूमि और समुद्र में प्रजातियों के बड़े पैमाने पर विलुप्त होने का कारण बन रहा है। इसके अलावा कमजोर समुदाय जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से जलवायु परिवर्तन में सबसे कम योगदान दिया है, वे मतलब इससे प्रभावित हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 3 अरब से अधिक लोग इन इलाकों में रहते हैं जो जलवायु परिवर्तन के लिए अत्यधिक संवेदनशील हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 2010 से 2020 के बीच बाढ़, सूखे, तूफान से मरने की संभावना ज्यादा थी और ये संभावना उन क्षेत्रों में रहने वालों की तुलना में 15 गुना थी जो फिलहाल जलवायु परिवर्तन से कम प्रभावित थे। ये रिपोर्ट दुनिया को ये बताती है कि अगर दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की सीमा को पार कर जाती है तो हालात क्या होंगे या क्या हो सकते हैं। इसके हालात के तौर पर एक रिपोर्ट में एक भयानक सूखा, आगजनी की घटनाएं, विनाशकारी बाढ़ और समुद्र स्तर की कई घटनाएं जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता में बढ़ोतरी होने की बात की गई है। और वही रिपोर्ट हमें ये आगाह कर रही है कि हम पहले से ही पूर्व औद्योगिक स्तर के तापमान से लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इसका सीधा सा ये मतलब है कि किसी भी एक्स्ट्रा वार्मिंग का हम पर बहुत खराब असर पड़ने वाला है। अब इसके अलावा इस रिपोर्ट में जैव विविधता, आजीविका, जल सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा आदि के होने वाले नुकसान की भी बात की गई है। रिपोर्ट लिखने में शामिल वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत को भी ग्लोबल वार्मिंग के इस भयानक परिणामों का सामना करना पड़ेगा और इसीलिए बढ़ते तापमान पर रोक लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। भले ही हमारा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कम है और ऐतिहासिक रूप से हमारी जिम्मेदारी बहुत कम है, मगर हकीकत ये है कि भारत प्रभावों के मामले में सबसे आगे है और इसीलिए हम सीधे तौर पर ये नहीं कह सकते कि हमने बहुत अधिक उत्सर्जन नहीं किया है, इसलिए हम बहुत ज्यादा कार्रवाई करने वाले तो नहीं हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट हमारे द्वारा जारी की जा रही मौजूदा कार्रवाइयों की समीक्षा भी करती है। हमें ये बताती है कि अभी हम इस दिशा में कहां तक पहुंचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक कार्रवाई के वर्तमान पैमाने, दायरे और गति को देखते हुए ये सबसे अधिक संभावना है कि अगले दशक में पृथ्वी इस ग्लोबल वार्मिंग की सीमा को पार कर जाएगी। इसके लिए अनुकूलन में मौजूद कुछ बाधाएं, सीमित संसाधन, निजी क्षेत्र की कमी, कम नागरिक जुड़ाव, कम जलवायु साक्षरता और राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी को कारण बताया गया है। मगर दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट अभी भी 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के भीतर बढ़ते वैश्विक तापमान को रोकने की उम्मीद जता रही है। इसी के साथ ही आईपीसीसी रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक गाइड के तौर पर है। ये मानवता के लिए एक मार्गदर्शक भी है। ये जलवायु लचीले विकास की जरूरत पर जोर देती है और इसके लिए ये जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने या व्यापक लाभ प्रदान करने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के तरीके ढूंढ रही है। जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को सीमित करने की तत्काल जरूरतों पर ध्यान दिलाने के अलावा रिपोर्ट सरकारों और नीति निर्माताओं से जलवायु निवेश के लिए वित्त बढ़ाने, स्वच्छ ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, कृषि से नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने और भोजन की बर्बादी को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रति जीवन को आसान बनाने के उपायों को अपनाने की गुजारिश करती है। मगर ये गुजारिश इतनी आसान नहीं है। इनकी राह में कई चुनौतियां मौजूद हैं। तो आइए अब सवाल ये उठता है कि चुनौतियां क्या है, तो समझते हैं इसको। इसकी असल चुनौती आपको पता है क्या है? वर्तमान नीतिगत कार्रवाइयों का जरूरत के मुकाबले बेहद कम होना। इन कार्रवाइयों से तापमान में कमी होने की संभावना बेहद कम है। इससे मानव और जीवन के अन्य रूपों पर प्रभाव और अधिक गंभीर हो जाएगा। अक्टूबर 2021 तक देशों द्वारा घोषित राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान यानी एनडीसी से संभावना बनती है कि 21वीं सदी के दौरान वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगी और ये वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना भी कठिन बना देगा। ग्लोबल वार्मिंग के हर बढ़ोतरी के साथ जलवायु परिवर्तन अधिक व्यापक और स्पष्ट हो जाएगी।
जमीन और समुद्र के सिंक की CO2 अवशोषण क्षमता में कमी आने की संभावना है और समुद्र के अम्लीकरण में वृद्धि होने की भी संभावना है। साथ ही हीट वेव और सूखे की फ्रीक्वेंसी बढ़ने का भी अनुमान है। असमानता, संघर्ष और विकास की चुनौतियां जैसे गरीबी, कमजोर शासन और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच न केवल खतरों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाती है, बल्कि समुदायों की जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने की ताकत को भी रोकती है। अगली चुनौती ये है कि दुनिया में बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विकासशील और अविकसित या निर्धन देशों द्वारा अब भी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर विद्युत उत्पादन और उद्योगों के संचालन में कोयले का इस्तेमाल, रेलगाड़ी में डीजल और कोयले और घरेलू ईंधन के रूप में कोयले और लकड़ी द्वारा ही ऊर्जा की जरूरतें पूरी की जा रही हैं। इसके लिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग बहुत ही कम क्षेत्रों में हो रहा है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार शक्ति, भूतापीय शक्ति और जल शक्ति जैसे ऊर्जा के अनेक विकल्प स्रोत हैं, जिनका न सिर्फ बारंबार उपयोग किया जा सकता है, बल्कि ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी हैं। मगर इनके बेहद कम विकास के चलते दुनिया की अर्थव्यवस्था इन्हीं परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर पूरी तरह से निर्भर है। इससे न सिर्फ पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, बल्कि वैश्विक तापमान में भी वृद्धि हो रही है। यही आखिर में ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी बनते हैं। हालांकि दुनिया के कुछ विकसित देश अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों का इस्तेमाल बखूबी कर रहे हैं, मगर इनके तकनीक महंगी होने के कारण इसका लाभ दुनिया के लिए दूसरे देशों को मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। साथ ही साथ इसके प्रचार प्रसार में विकसित देशों का रवैया भी उदार नहीं है। इसके अलावा दोषपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कानून भी एक चुनौती है। विश्व के जितने भी विकसित और बड़े कारोबारी देश हैं, ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में उनके पिछले कुछ सालों के कथनी और करनी का मूल्यांकन किया जाए तो हम पाएंगे कि उनमें ठीक ठाक अंतर काफी मौजूद है। ये देश दूसरे देशों को भी सभी काम करने से रोकना चाहते हैं, जिससे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव बढ़ता हो, मगर खुद वैसे ही कामों में लिप्त रहते हैं। मतलब उनकी नीति थोड़ी भेदभावपूर्ण तो रही है। अब ऐसे में ये सवाल है कि इसका समाधान क्या हो। तो सबसे पहले तो हमें इस दशक के भीतर सभी क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में तुरंत कटौती करने की जरूरत है। यह अनुमान लगाया गया है कि 2020 की शुरुआत से हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की 50% संभावना के लिए लगभग 500 गीगाटन CO2 कार्बन बजट बचा है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि यदि 2020 और 2030 के बीच वार्षिक CO2 उत्सर्जन औसतन 2019 के समान स्तर पर रहा तो 50% की संभावना और भी कम हो सकती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हटाने वाले तकनीकों को तापमान कम करने के लिए तैनात किया जा सकता है। इस संबंध में सबसे बड़ा फर्क विकासशील देशों में है, मगर साथ ही यहाँ सबसे बड़े अवसर भी हैं। इसके लिए जलवायु वित्त में बढ़ोतरी करनी होगी। हालांकि 2018 के बाद से जलवायु वित्त विकास धीमा हो गया है, जबकि इसे तेज होना चाहिए था। इतना ही नहीं, निम्न कार्बन वाली आर्थिक प्रणालियों में ट्रांसफर होने की जरूरत है। निरंतर आधार पर उत्सर्जन को कम करने के लिए हमें सभी आर्थिक क्षेत्रों में सिस्टमेटिक बदलाव की भी जरूरत है। इनमें से कुछ में व्यापक विद्युतीकरण, पवन, सौर और छोटे पैमाने पर जलवायु विद्युत को शामिल करने के लिए ऊर्जा उत्पादन में विविधता लाना होगा। अधिक बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई को कम करते हुए वनों का संरक्षण और पुनर्बहाली करना होगा। इस बदलाव को असरदार बनाने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता और समानता भी अहम है। उच्च आय वर्ग वाले देश उत्सर्जन में ज्यादा योगदान करते हैं और इनके पास उत्सर्जन में कमी लाने की भी अधिक क्षमता होती है। वहीं विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी विकास, हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और वित्त पोषण की जरूरत है, ताकि कम उत्सर्जन प्रणालियों के लिए छलांग लगाया जा सके। इसे राजनीतिक प्रतिबद्धता से हासिल किया जा सकता है। विशेष रूप से क्षेत्रीय उपाय के लिए सरकारों द्वारा चलने वाली विनियामक उपकरण गहरे उत्सर्जन में कमी का समर्थन कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कार्बन मूल्य निर्धारण उपकरण जो बाजार आधारित हैं, कम प्रभावी रहे हैं। चूंकि ये तो हम जानते ही हैं कि वैश्विक जलवायु निवेश के अंतर को खत्म करने के लिए पर्याप्त वैश्विक पूंजी है। बस हमें करना ये है कि इस पूंजी को जलवायु कार्रवाइयों की ओर
मोड़ने में आ रही बाधाओं को दूर करना है, ताकि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव पर लगाम लगाया जा सके। तो चलिए आज के अपने इस मंथन पर आधारित एक सवाल नोट कर लेते हैं। आईपीसीसी की सिंथेसिस रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में कैसे सहायक है? तार्किक उत्तर दीजिए। तो फिलहाल के लिए आज के ऑडियो मंथन में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।